अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। शीतोष्ण फलों की बागवानी करके कमाएं अच्छा मुनाफा। बैगन की फसल में जरूरी कार्यों को करें, अधिक पैदावार पाएं। देश के बहुत से किसान भाई फलों की बागवानी करके अच्छी खासी आय कमाते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं शीतोष्ण फलों की बागवानी की, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों के लिए शीतोष्ण फलों की कुछ किस्में इजाद की गई हैं, जिसकी आप बागवानी करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। जिसके बारे में आइए जानते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के फल विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर डीपी शर्मा से। आजकल जैसे सर्वविदित है, जो हमारे टेम्परेट रीजन्स है, जो टेम्परेट फ्रूट्स है, शीतोष्ण फल जिसको हम कहते हैं, जिसमें सेब, आड़ू, प्लम, खुरमानी, चेरी, कीवी, बादाम, पिस्ता आदि फल आते हैं, उनका वितरण हम डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन से प्रारंभ किया है। ये सिलसिला हमारा 10-15 दिन चलता रहता है और हम न केवल शीतोष्ण क्षेत्रों के लिए ही नर्सरी तैयार करते हैं, बल्कि जो हमारे मैदानी इलाके हैं उनके लिए भी पौधे तैयार करते हैं। किसान भाइयों, शीतोष्ण फल जैसे सेब, आड़ू, आलू बुखारा, खुबानी की अगर आप बागवानी करना चाहते हैं तो अब आप मैदानी क्षेत्रों में भी इन फलों की बागवानी करके अच्छी खासी आय कमा सकते हैं। लेकिन आपको बागवानी से पहले इन फलों की उन्नत किस्मों पर विशेष ध्यान देना होगा, जिसके बारे में आइए जानते हैं। खासकर जैसे सेब में हम बात करें, आना और डॉर्सेट गोल्डन खूब डिमांड में हमारे से और बिक रहा है। राजस्थान से मुझे फ़ोन आ रहा है, तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुड़गांव, महाराष्ट्र, यहाँ सब हमारा जो है आना डॉर्सेट गोल्डन खूब जाता है। और सेब में हम सीडलिंग पे भी पौधे बनाते हैं, रूट स्टॉक पे भी पौधे बनाते हैं, जिसमें जेरोमाइन, रेड बिलॉक्स, स्टारलेट स्पर 2, अर्ली रेड 1, जेड 1 और गाला में डार्क बैरोन गाला, शिंको गाला, रेड लम गाला, बकाई गाला आदि वैरायटीज़ हम तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा प्लेन्स के जो हमारे आड़ू है, जैसे शान पंजाब है, शरबती है, प्रताप है, सहारनपुर प्रभात है। बीच में हमारा जो मेजर है जुलाई अल्बर्टा पे फोकस रहता है, जो टेम्परेट की बात करें। और प्लम में हम ब्लैक एम्बर, सेंटा रोजा, फ्रंटियर, रेड ब्यूट आदि पे फोकस रहता है।
और खुरमानी में मेजर जो हमारी वैरायटी है वो न्यू कैसल ही रहती है। तो आजकल जो मेजर बात है, जब आप नर्सरी जाते हैं, नर्सरी में पौधे सिलेक्ट करने हैं, उस पर ध्यान देना है। तो जो सबसे बेस्ट प्लांट है वो आप अगर देखेंगे, इसमें आप मोटाई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखती पौधे की जड़ें बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जड़ से ही पौधा उठना है और उसको जड़ें स्वस्थ हो, कोई बीमारी उसमें ना हो, अच्छा वॉल्यूम हो, बल्कि अगर लंबी जड़ें भी है तो उनको लगाते वक्त इतना हम काट भी सकते हैं। एक ठीक तरीके से वो बैठनी चाहिए। ये आप देख रही है कलम है, यहाँ कलम लगी है, कलम के ऊपर कोई 1.5 फुट से ऊपर हमने 1.5-2 फुट के ऊपर पौधा यहाँ काट देना चाहिए कलम कट लगा के, ताकि वो उसके बाद आगे बढ़ेगा। ये इम्पोर्टेंट बात है, इन चीज़ों का नर्सरी में ध्यान रखने की बात है, इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना चाहिए। और पौधा जब आप ले लिया, गड्ढा बनाएं, 2-2.5 फुट का गड्ढा कम से कम बनना चाहिए। किसान भाइयों, गड्ढों को खोदते समय ऊपर की मिट्टी को एक तरफ और नीचे की मिट्टी को दूसरी तरफ रखते हैं। इसके बाद गड्ढे भरते समय पहले ऊपर की मिट्टी भरनी चाहिए, उसके बाद नीचे की मिट्टी में आगे बताए जा रहे पोषक तत्वों को मिलाकर गड्ढे में भरें। उसमें आधा किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, कम से कम 20 से 30 किलो खूब सड़ा हुआ गोबर मिट्टी में मिला के तब गड्ढा भरा जाए, फिर पौधा लगाया जाए। पौधे का रोपण के वक्त ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये कलम है, जब आपने पौधा लगाना है ये ध्यान रखना है कि बारिश से बाद लगाए कि बारिश से पहले लगाए। अगर बारिश हो गई है, गड्ढे आपने भरे हुए हैं, तो तौलिया बैठता नहीं है ज़्यादा, परंतु अगर बारिश बाद में होनी है तो जब बारिश होगी तो मिट्टी अपने साथ पौधा भी नीचे खींच लेती है और ये कलम दबने की संभावना रहती है। तो किसान भाइयों को ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम जब पौधा प्लांट करें, सूखा अगर आपका गड्ढा है तो ज़मीन से तकरीबन आधा फुट 4 से 6 इंच उसको उठा के रखें पहले, तब प्लांटिंग करें। और प्लांटिंग के बाद एटलीस्ट 4 इंच जो पोर्शन है, ये वाला आप देख रहे हैं, इतना कम से कम ज़मीन के ऊपर रहना चाहिए उसको लगाने के बाद। तो पौधा अगर ये जो आपका ग्राफ्ट यूनियन है दब जाता है तो यहाँ सड़न लग जाता है और पौधा खराब हो जाएगा। ये विशेष प्लांटिंग के टाइम ध्यान रखने वाली है। ग्राफ्ट यूनियन ऊपर रहे, 1.5-2 फुट पे इसका कट लग जाए। अगर विप है, फेदर के केस में दूसरा रहता है, और जड़ें ठीक ढंग से, जड़ें ऐसे मुड़ी हुई, ऐसे ना कि भी आप लगा दें और ऐसे इस तरह नीचे से जड़ें मुड़ी हुई रहेगी। इनको जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में स्प्रेड करके इनको लगाना चाहिए। और लगाने के बाद हल्का सा ऊपर को पुश आप करेंगे तो अपनी पोजीशन में आ जाता, कोई भी जड़ जो है वो मुड़ी हुई नहीं रहेगी। ये ध्यान देने वाली बात है। और थोड़ा पानी, 4-4, 5-5 लीटर पौधे में पानी डाल दिया, उसके ऊपर अच्छी सी मल्च कर दी, तो आपको 10-15 दिन पानी देने की जरूरत नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए किसान भाइयों को नई प्लांटेशन करनी चाहिए और अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करें, स्वावलंबी हों, ऐसी मैं कामना करता हूं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने बैगन की फसल लगा रखी है, उनकी फसल की बढ़वार सही तरीके से होती रहे, इसके लिए अभी फसल प्रबंधन के साथ साथ पौध सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो बैगन की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत। आप लोगों को बैगन की फसल के बारे में कुछ समसामयिक जानकारी देना चाहता हूं। आज जो अपनी बैगन की फसल है 50 से 55 दिन की हो गई है, कहीं 40 दिन की है, मतलब कुल मिला के अपनी फूलने और फलने की अवस्था में है। तो फूलने और फलने की अवस्था में जब अपनी बैगन की फसल रहती है तो अपने को बहुत सारी सावधानियों का
ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप सावधानियों को ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका फलन भी अच्छा नहीं होता है, फूल भी अच्छे नहीं आते हैं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि जहाँ आपके खेत में खरपतवार हों, बड़े हो गए हों या खरपतवार दिख रहे हों तो उनको निकाल दें। खरपतवारों से बहुत ही अपने को समस्या होती है फसल को। एक तो वो पानी का उपयोग नहीं करने देते हैं, दूसरा कीड़े और रोगों को रहने के लिए सहारा देते हैं, उनमें वो आश्रित रहते हैं जिससे अपनी फसल पे वो आसानी से आ जाते हैं। इसीलिए खरपतवारों को निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। किसान भाइयों, बैगन की फसल से अच्छी पैदावार के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए यूरिया 260 से 325 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट, 375 से 469 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास 83 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। इनमें से नत्रजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा को मिलाकर अंतिम जुताई के समय खेत में डालना चाहिए। शेष नत्रजन की आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर रोपाई करने के लिए 20 से 25 दिन और 45 से 50 दिन बाद खड़ी फसल में देने से फसल का उचित विकास होता है और बैगन का उत्पादन अधिक मिलता है। तो एक स्प्रे NPK 19-19-19 का अवश्य करें, जिससे कि आपके फूलों भी अच्छे आते हैं और फल भी अच्छे लगते हैं। जिसमें 1 किलो मात्रा आप पर एकड़ के हिसाब से गोल बना के स्प्रे कर सकते हैं, और अगर ड्रिप से दे रहे हैं तो आपका 2 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप ड्रिप में अपन डाल देते हैं तो वो आपकी टंकी में से आपके ड्रिप में पानी में जाता रहता है। सिंचाई तो अपनी फसल जो लगी हुई है उसकी जल मांग के आधार पर अपने को देना है, फिर भी 10 से 15 दिन के अंतराल पर अपने को सिंचाई देने की आवश्यकता होती है। इसमें अपने को ध्यान ये भी रखना है कि अपनी अगर ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, तो उसमें लंबे समय तक पानी रहता है तो उसको थोड़ा लेट देना है। लेकिन जहाँ हल्की मिट्टी है वहाँ अपने पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो उसे कम अंतराल पे पानी की देने की आवश्यकता होती है। बैगन का छोटी पत्ती रोग, यह बीमारी को हरा तिला नामक कीट द्वारा फैलाया जाता है। इस बीमारी से प्रभावित पौधों के पत्ते पतले रह जाते हैं, छोटी पत्तियां भी हरी पड़ जाती हैं। प्रभावित पौधों में पुष्पन और फलन नहीं होता, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए यदि शुरुआती समय पर हमला दिखे तो प्रभावित पौधों को उखाड़कर बाहर निकाल दें। इस बीमारी का मुख्य कारण हरा तेला होता है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस रोग का नियंत्रण हो सकता है। इसके साथ साथ ही अब बात करते हैं इसमें कीड़े की। तो कीड़े मुख्य रूप से इसमें चूसने वाले लगते हैं, जो कि आपके फसल के ऊपर या नीचे देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, मक्खी भी रहती है, माहू टाइप से भी आपको काली काली देखने को मिल जाएंगी, और एपिड जैसिड भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये क्या करते हैं कि रस चूसते हैं और आपकी पत्तियों को सुखा देते हैं। तो इन कीड़ों का नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। रस चूसक कीड़ों के लिए इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा आती है, उसकी 1 ml मात्रा पर लीटर के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ इसमें जो सबसे हानिकारक कीड़ा रहता है, जो आपने देखा होगा कि आपके बैगन को आप काट के देखते हैं तो उसके अंदर निकलता है। दूसरा, आपका पौधा ऊपर से सूख जाता है और बीच में देखते हैं कि नीचे पौधा हरा है लेकिन ऊपर आपकी पत्तियां सूखने लगती हैं और डंठल उसका मुड़ जाता है। तो ये आपका फल भेदक कीड़ रहता है, जो कि फल में भी अंदर घुस जाता है और आपके तने में भी होता है। इसको तना एवं फल भेदक कीड़े के नाम से जानते हैं। आप तने को अगर काट के देखते हैं, चीरते हैं, तो पीले कलर की हल्की सी इल्ली आपको देखने को मिलती है। वही इल्ली अपने तने का अंदर के रस चूसती है और खा के अपने पौधे को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार ये फल के अंदर जाती है और फल को भी नष्ट करती है। तो इनको नियंत्रण करने के लिए इसमें ज़रूरी रहता है कि अपन प्रकाश प्रपंच का उपयोग करें, जो कि आप लगा देते हैं तो वहाँ पे आके वो इकट्ठे होते हैं और मर जाते हैं। इसके साथ साथ ही फेरोमोन ट्रैप है, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिनके द्वारा भी इनको आसानी से रोक सकते हैं। इसके साथ ही आपका नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र ये भी इसमें काम करते हैं। लेकिन जब आपकी फसल में रोग कीड़ा लगने की संभावना लगे, उसी समय आपको उपयोग करना है।
और जब अगर लग जाता है आपके पौधे 3 से 4 पौधे अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आपको फिर रासायनिकों का ही उपयोग करना चाहिए, जिससे अपन इस कीट को आसानी से रोक सकें। तो मेरे द्वारा जो आपको समसामयिक जानकारी दी गई है उन्हें आप अपनाकर अपनी बैगन की अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला सीकर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फसलों को पाले से बचाने के लिए बताए जा रहे उपायों को अपनाएं। तापमान में अचानक गिरावट, शांत हवा और साफ आसमान पाले के हमले के संकेत हैं। सरसों, धनिया, आलू, टमाटर, चना और बैंगन जैसी संवेदनशील फसलों को पाले के हमले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड 1 लीटर 1000 लीटर में का घोल बनाकर या थायो यूरिया 1000 लीटर पानी में 500 ग्राम का छिड़काव करें। इन फसलों में फूल आने की अवस्था में या पाले के पूर्वानुमान के दिन या इन फसलों में हल्की सिंचाई करें। गेहूं और जौ की खड़ी फसल में दीमक कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरोपेरिफॉस 20 EC 4 लीटर 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर 1 हेक्टेयर खेत में समान रूप से फैलाएं और हल्की सिंचाई करें। चना, मेथी और तारामीरा की फसलों में सिंचाई की जा सकती है। जीरे की फसल में झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए फेनोकोनाजोल 25 EC दवा की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। छोटे फलों के पौधों और नर्सरी को ठंडी हवा से बचाने के लिए उनको उत्तर की ओर पॉलीथीन सीट या सरकंडा से ढक दें। दुधारू एवं नवजात पशुओं को शीतलहर से बचाने के लिए समुचित प्रबंध करें। रात्रि में पशु घर के द्वार पर टाटी या जूट की बोरी लगाकर रखें और दुधारू एवं नवजात पशु की पीठ के चारों ओर जूट की बोरी बांधें। पशु को दिन में धूप में बांधें तथा गुनगुना पानी पिलाएं। जानवरों को अधिक पोषक तत्व युक्त भोजन प्रदान करें और बिछावन को प्रतिदिन सूखा रखें। पॉली हाउस के ऊपरी बेंट बंद करें। पॉली हाउस के दोपहर में साइड के पर्दे 1 से 2 घंटे के लिए खोले जाने चाहिए। फसलों पर रसायनों का छिड़काव करते समय मधुमक्खियों को बक्सों के अंदर रखें। 5 से 6 घंटे कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद मधुमक्खियों को खेत में जाने दें। फसलों पर घातक कीटनाशक के स्प्रे से बचें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धनूरी, जिला झुंझुनू के कृषक वेद प्रकाश यादव ने। ये फसलों में दीमक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो वेद प्रकाश यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जब किसान खेती करता है तो उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। उसमें जो समस्याएं हैं, चाहे वो मौसम की समस्या हो, चाहे वो सही भाव न मिलना हो या अन्य कीट और रोग हैं उनके प्रकोप की समस्या हो। अगर हम इन फसलों की समस्याओं की बात करें तो बाजार और जो मौसम है वो किसान के नियंत्रण में नहीं होता। नियंत्रण में जो होता है वो आने वाली रोग और बीमारियां। जो बालू क्षेत्र वाले प्रदेश हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस कीट का प्रकोप होता है, भूमिगत या भूमि जनित जिस कीट को बोलते हैं, वो है दीमक। जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें हैं उनको काट के जो फसल है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। इसकी पहचान के लक्षण ये होते हैं कि जैसे ही दीमक प्रभावित खेत में जाते हैं तो पेचेज में जगह जगह पे आपको जो फसल है वो सूखी हुई दिखाई देगी। जब आप इस फसल को उखाड़ के देखोगे तो उनकी जड़ है वो कटी हुई मिलेगी। कई बार है वो जड़ के साथ में आपको दीमक है वो भी मिल जाएगी या खोद के देखने पे आपको दीमक मिल जाएगी। तो दीमक उन जो खेत हैं उनमें ज़्यादा आती है जहाँ पे जो खाद प्रयुक्त किया गया है वो गला सड़ा हुआ नहीं हो। अगर किसान भाई कच्चा खाद का प्रयोग करेंगे तो उनके खेतों में वो दीमक की समस्या वो हमेशा बनी रहेगी। तो दीमक के नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम यही है कि किसान जब भी अपने खेत में खाद डालते हैं तो खाद है वो हमेशा सड़ी गली खाद है वो होनी चाहिए और उस गली सड़ी खाद में बेवेरिया बेसियाना नामक जो बायो कंट्रोल एजेंट आता है उसका प्रयोग करना चाहिए। उनको 100 किलो अगर खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 से 1.5 किलो बेवेरिया बेसियाना पाउडर को गुणित करके है वो अपने खेत में है वो खाद का भुरकाव करना चाहिए। इसी प्रकार किसान है वो नीम की खल का भी प्रयोग कर सकता है। नीम की खल 250 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है नीम की खल का वो प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में जो समेकित कीट नियंत्रण आता है उसमें है बीजोपचार। बीजोपचार किसान कोई भी फसल लगाते हैं जिनमें दीमक की समस्या ज़्यादा होती है उस समय उनको हमेशा एक इंसेक्टिसाइड से बीजोपचार करना चाहिए। पिपरोनिल 5% का 4 से 5 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से किसान अगर बीजोपचार करके अगर अपनी फसल बोता है तो इस कीट का प्रकोप है वो न के बराबर या नगण्य रहेगा। दीमक के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई से पहले भुरकाव करना चाहिए। अगर फिर भी खड़ी फसल में इस कीट का प्रकोप होता है तो सिंचाई के साथ में फिप्रोनिल 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग की जा सकती है। इसी प्रकार नीम आधारित अगर नीम ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं तो नीम खड़ी फसल में नीम ऑयल का है वो भी प्रयोग किया जा सकता है और हमेशा जो गली सड़ी खाद है उसका प्रयोग करके भी किसान भाई ये इस जो हानिकारक कीट है इससे बच सकते हैं। धन्यवाद। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। रंगों में रचा